ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम ये चैप्टर शुरू किया, बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया. व्हाट इज बाइनोमियल? एनी पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? टू टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल. बाइनोमियल थ्योरम, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया. सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. ठीक है, फिर इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन किया. x प्लस ए टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या रहता है जी? समेशन वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, n सी r. जो फर्स्ट टर्म रहेगा x, इसका पावर रहेगा n माइनस r. जो सेकंड टर्म रहेगा a, इसका पावर रहेगा r. ये इंडिविजुअल टर्म रहेगा. अब यहाँ पर ये मैटर क्या करता है जी? r जो रहेगा वो आपका 0 से लेकर n तक का हर एक वैल्यू लेगा. ये जरूरी है, समेशन में सारे के सारे वैल्यूज कवर होता है. उसके ऊपर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी बनाए थे, और प्लीज याद रखना ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ प्रॉपर्टीज की तरह एट अ पर्टिकुलर मोमेंट यूज नहीं होने वाला. आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा. अगर किसी का अगर फर्स्ट वाला आंसर अगर आ गया होगा पावर 6, हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया था? फॉर x प्लस ए टू द पावर n, इट्स एक्सपेंशन हैव हाउ मेनी टर्म्स? n प्लस 1 टर्म्स. अगर यहाँ पर पावर 6 है तो यहाँ पर आपको टोटल 7 टर्म्स मिलने वाले रहेंगे. ये हर बार आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है. शुरुआत में हर बार करना पड़ेगा. आफ्टर अ व्हाइल यू विल गेट यूज्ड टू इट. ओके, देखो हमारा इसका आंसर क्या आता है? 1 प्लस 6x प्लस 15x² प्लस 20x³ प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6. इसी तरीके से है एवरीवन? ओके. अब देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये पहले के जैसा ही है. हमने सिर्फ क्या किया? पहले की जगह दूसरा एलिमेंट रखा है और दूसरे की जगह पहला एलिमेंट. अब जब कैलकुलेशन होगा यू विल फाइंड आउट इसका एक्सपेंशन अब सिर्फ उल्टा हो जाता है. x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 15x to the power 4 plus 20x³ plus 15x² plus 6x plus 1. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का पावर इज n माइनस आर एंड सेकंड टर्म का पावर इज r. ये मैटर कर रहा है. r इज इक्वल टू 0, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है. r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r is equal to 4, r is equal to 5 and r is equal to 6. r 0 से लेकर 6 का हर एक वैल्यू ले रहा है. दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितने टर्म्स मिलेंगे जी? हमें एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स मिलने वाले हैं. हर बार आपको ऑब्जर्वेशन रखना है. ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया सबका. 1 माइनस 7 टू द 1 माइनस x टू द पावर 7, 1 माइनस 7x प्लस 21x² माइनस 35x³ नेक्स्ट प्लस क्या है? 35x टू द पावर 4 माइनस 21x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 6 एंड फाइनली x टू द पावर 7 माइनस. जब बीच में माइनस साइन आता है तो हमने एक और ऑब्जर्वेशन किया था. काउंट वाइज नहीं जाएंगे, आपको रैंडम ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगे. जब हमारा बीच में माइनस साइन आता है तो हमें प्लस माइनस साइंस अल्टरनेटली मिलते हैं. अब नीचे वाली जगह पर क्या होगा? इफ यू पे अटेंशन, अगर 1 माइनस एक्स पॉजिटिव रहेगा तो x माइनस 1 निगेटिव रहेगा. अगर 1 माइनस एक्स निगेटिव रहेगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे? ऊपर वाला ही पार्ट वैसा का वैसा नीचे आएगा. ये ऑर्डर चेंज होने की वजह से इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. बट साथ में हम एक और ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखना साइंस भी चेंज हो जाता है. x टू द पावर 7, वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस आएगा. नेक्स्ट माइनस 7x टू द पावर 6 प्लस 21x टू द पावर 5 माइनस 35x टू द पावर 4 प्लस 35x³ माइनस 21x² प्लस 7x माइनस 1.
अब ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर अगर इवन रहता ना तो सेम वैल्यूज आते, क्योंकि निगेटिव टर्म, कोई भी निगेटिव नंबर का अगर इवन पावर करोगे तो आपका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए क्यों किए हैं ये। ओके, नेक्स्ट हमने एक और क्या देखा था जी, हम जैसे बाइनोमियल के लिए करते हैं वैसे हम कोई भी ट्राइनोमियल वाला एग्जांपल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। उसका एक एग्जांपल देखेंगे आप। Let's start with small scale. Let's just say we have a plus b plus c का होल स्क्वायर, और सेकंड वाला देखेंगे जी a plus b plus c का होल क्यूब। हमें ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर अगर हिंट चाहिए तो क्या करो आप, लेट जैसे हमने a प्लस बी को x पकड़ा और c को हमने y पकड़ा, सीधा ऐसे जा सकते, या फिर सिर्फ a प्लस बी को x पकड़ के चलो, c को वैसा का वैसा ही रखो, उसको y क्यों कंसिडर करना है, सिंगल ही टर्म है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मैंने x अज्यूम किया और इसको y अज्यूम किया, तो मुझे लिटरली क्या अज्यूम करना पड़ेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड आई नो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या रहता है। यहाँ पर मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ जी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब सिर्फ x की जगह पर a प्लस बी रखना है और y की जगह पर हमें अब c रखना रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, यहाँ पर अगेन बाइनोमियल थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a इंटू सी ए सी इंटू टू, मतलब ये 2ac मिलेगा, b इंटू सी बी सी इंटू टू प्लस 2bc, और यहाँ पर बचा जी सी स्क्वायर। सारे पावर्स अगर हम एक साइड पे अगर लेकर आएंगे, हमें देखो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम क्यूब के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पर अगेन ऑब्जर्व करना, हमारे जो भी वेरिएबल्स है इनके जो पावर्स है इनका एडिशन देखो कितना जा रहा है, जो n का वैल्यू है उतना ही जा रहा है, उससे ज्यादा कभी नहीं जाने वाला है। सेकंड वाला देखें, ट्राई किया खुद से कुछ। देखो यहाँ पर हमें x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं जी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। x की जगह x का वैल्यू, y की जगह c, दिस बिकम्स a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू c
प्लस 3 ऑफ a प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब. अब सिर्फ अगेन एक्सपेंशन करना है. a प्लस बी का होल क्यूब, दिस बिकम्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. This becomes plus 3c multiplied with a square plus 2ab plus b square. This becomes 3ac square and 3bc square. 3ac square plus 3bc square and finally c cube. यहाँ पर भी अगर c से सीधा मल्टीप्लाई किया वैसा भी चल जाएगा. a क्यूब a स्क्वायर वाले टर्म्स देखो कौन से अब 3a स्क्वायर b एंड 3a स्क्वायर c. 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर c. a वाले कौन से टर्म्स है जी? 2ab स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर 3ac स्क्वायर. थ्री बी सी स्क्वायर एंड 3b स्क्वायर c. ऐसा नहीं जाता, 1 बाय 1 लिखते हैं. सी क्यूब. अब इसको अगर हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, इसलिए हम क्या किस पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना उनके ऊपर. जो सेम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है उनको हम एक साथ लेकर आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो a क्यूब b क्यूब एंड फाइनली c क्यूब. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए. नेक्स्ट 3a स्क्वायर b है और 3a स्क्वायर c है, तो मैं यहाँ पर 3a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ. ये दो टर्म्स ही है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखने हैं, हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है. तो देखो यहाँ पर मैंने 3a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो मुझे क्या मिला b प्लस c. ये दो टर्म्स एक साथ है. नेक्स्ट देखो 3ab स्क्वायर 3cb स्क्वायर, तो यहां पर मैंने 3b स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो क्या मिला मुझे a प्लस सी. नेक्स्ट 3ac स्क्वायर 3bc स्क्वायर 3c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. रिमेनिंग आर a प्लस b एंड फाइनली सारे के सारे सिंगल टर्म्स 6abc. तो देखो आपको टोटल टर्म्स कितने मिले 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 8 एंड 9 एंड फाइनली 10. टोटल 10 टर्म्स मिले. अब ये ट्राइनोमियल है, इसलिए बाइनोमियल के ऑब्जर्वेशंस को फॉलो नहीं करने वाला है. इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस बनाने के चक्कर में भी हम नहीं पढ़ते हैं. इसको जस्ट एक्सपेंशन निकालने के लिए हमने बाइनोमियल को यूज किया है, बट एटलीस्ट हम ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ऐसे ही एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो. ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5 बड़ा हो जाएगा ना.
4 लेते हैं। अगेन बाइनोमियल थ्योरम में कोई फॉर्मूले नहीं रहते जो रट्टा मारते बैठोगे। एक ही फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में कल देखा था, जो बाइनोमियल थ्योरम में एक्सप्लेन किया था, x प्लस ए का पावर n, मतलब समेशन फ्रॉम r 0 से लेकर n तक, वही वाला फॉर्मूला है। बस हर जगह पर बस अप्लाई करना रहेगा हमें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर ऐसा अलग अलग पकड़ करके भी चल सकते हैं, या फिर इफ यू वांट ये 1 प्लस, यहाँ से अगर आपने एक्स अगर कॉमन लिया तो लाइक अब ये आपका पहला टर्म हो जाएगा और ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। कैसे भी जाओ आंसर तो सेम ही आने वाला है, बस रास्ते में आपको कैलकुलेशन अलग अलग तरीके का पड़ेगा। लेट जैसे इसका पावर 4 अगर पकड़ा, दिस इज कैपिटल है और इसको मैंने पकड़ा है जी कैपिटल बी, तो इट्स लिटरली ए प्लस बी का पावर 4, तो ये बन जाता है जी ए का पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। तन्मय खुद का करो, किसको डाउट है? ए की जगह 1 रखना है, बी की जगह x इंटू 1 प्लस एक्स, तो दिस बिकम्स 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, तो 1 ही बन जाएगा। अब देखो ए 1 रहने की वजह से आपका सिर्फ ये बी के पावर में आएगा सब कुछ, क्योंकि ए इज 1, उसका पावर कुछ भी रखो ये तो हमेशा 1 ही बनेगा। बी मतलब ये क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने सीधा लिखा जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये बनेगा 4 इंटू एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, एंड फाइनली x टू द पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 4। आपको अगेन यहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। वन प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये बनेगा जी प्लस 4x क्यूब मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर ये बनेगा जी प्लस x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये राइट साइड हो गया। देखो इसका एक्सपेंशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्या बनेगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 6 टू ज़ा 12x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 4। नेक्स्ट अब ये वाला ग्रुप, ये क्या बनता है हमारा 4x क्यूब
प्लस 12x to the power 4 plus 12x to the power 5 plus 4x to the power 6। और अब ये वाला ग्रुप, ये बनेगा जी x to the power 4 plus 4x to the power 5 plus 6x to the power 6 plus 4x to the power 7 and finally x to the power 8। अब देखो सारे ब्रैकेट्स इलेबोरेट हो चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सब कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो आपका कांस्टेंट है एंड x का हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो हाईएस्ट पावर अज्यूम करके उसको ऑर्डर में लिखना है। तो हाईएस्ट पावर x टू द पावर 8, और कोई है क्या x टू द पावर 8? नहीं है, चलो कट गया। अब x टू द पावर 7 वाले कितने टर्म्स है? एक ही है, दैट इज दिस 4x टू द पावर 7। नेक्स्ट x टू द पावर 6 वाले टर्म्स देखो, दो है, 6x टू द पावर 6 एंड 4x टू द पावर 6। ये तो कट गया। ये 10x टू द पावर 6, नेक्स्ट x टू द पावर 5, 12 plus 4, 16x to the power 5 plus x to the power 4, 6, 12, 1, 19, 19x to the power 4 plus x cube वाले टर्म्स 4x cube, 12x cube, 16x cube। नेक्स्ट x square, 6x square and 4x square, 10x square, आगे मिलेगा जी आपको 4x एंड फाइनली 1। अब यहां पर अगेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर ध्यान देना। Binomial coefficients equidistant from the beginning and the end are always same। हाँ, अब 9 क्या नहीं ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने आते हैं उसके हिसाब से देखो 19 कहाँ से आया ये पूछ रहे थे। क्यों आना चाहिए? हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर देखने के लिए जाएंगे तो हमें कई सारे नंबर ऑफ टर्म्स मिले ना, और ये मर्ज हो गए जब हमने एडिशन किया, तो इसलिए टोटल काउंट में एक कम हो जाते हैं। समझ में आया? बाइनोमियल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जब हमने एक 3 टर्म वाला एक ट्राइनोमियल के लिए जब ट्राई किया तो हमें कई सारे अलग अलग पावर्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। सेम पावर्स को हमने ऐड किया है और हर बार अलग अलग जगह पर किया है। लाइक फॉर एग्जांपल x टू द पावर 8 वाले कितने टर्म्स है? अगर देखना है ना, आप देख लो वापस से, इसके ऊपर ऑब्जर्व करो। x टू द पावर 8 वाला कितना टर्म था? एक था। 7 वाला भी एक था। 6 वाले कितने थे? देखो 2 थे। तो अगर यहाँ पर अगर मैं नोट अगर करूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने आते थे। ये एक मिला था, ये एक मिला था, ये एक्चुअली 2 का एडिशन है, ये भी 2 का एडिशन है, ये 3 का एडिशन है, ये 2 का एडिशन है, ये 2 का एडिशन है, ये अकेला था, ये अकेला था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें इतने मिले थे एक्चुअली, 6 और 6 12 और 3 टोटल 15 टर्म्स मिले थे एक्चुअली। बट जो सेम वेरिएबल्स के साथ थे उसको हमने मर्ज किया। ठीक है, ओके। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और जो कॉम्बिनेशन देखा था हमने वहां पर क्या देखा था? अगर मेरा r का वैल्यू यहाँ पर रहेगा और मेरा कॉम्बिनेशन अगर ये साइड पे अगर मैं शो करता हूँ
आर का वैल्यू 0 से रखना शुरू करते हैं हम, तो 0 से होगा और 0 पे डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। यहाँ से लेकर लेट जैसे ये वैल्यू n है तो n पे भी रखा तो 1 ही मिलता है। तो हमें लिटरली ग्राफ कैसा मिला था, ऐसा मिला था। जो हाईएस्ट वैल्यू रहता है वो r का एक तो आपको n/2 पे मिलता है, या फिर r इज इक्वल टू n माइनस 1/2 एंड n प्लस 1/2 पे मिलता है, डिपेंडिंग ऑन r अगर सॉरी n अगर इवन रहा तो n अगर इवन रहा तो ये है, और n अगर ऑड रहा तो दो जगह पर मिलता है, ये हमें पता है। अब बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या देखा जी, जो बाइनोमियल वाला अपना फॉर्मूला है, विच इज इफ आई हैव x प्लस a का पावर n, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट्स अ समेशन वेयर r वैरीज फ्रॉम 0 टू n n c r x का पावर n माइनस r इंटू a का पावर r। चलो भाई ये तो आपके टर्म्स है, पर इसके साथ ये वाला जो पार्ट आता है इसको हम क्या बुला रहे हैं, दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। और कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू कहां पर मिलता है, मिडल टर्म पे मिलेगा, मिडल टर्म पे मिलेगा। ठीक है, हमने कल जो कुछ एग्जांपल्स किए थे, लाइक पावर जो भी रखा रहेगा, या फिर आज जो एग्जांपल्स किए, वहां पर हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखो आपको सेंट्रल टर्म पे मिला है, मिडल पे ही मिला है। ये क्लियर है। तो उसी बेसिस पे आज हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। कौन से बेसिस पे, आर आपका हर एक वैल्यू लेगा 0 से लेकर n तक। आर टोटल कितने वैल्यूज लेने वाला है, n+1 वैल्यूज लेने वाला है। इसकी वजह से हमें कितने टर्म्स मिलने वाला है, n टर्म्स मिलने, n+1 टर्म्स मिलने वाले हैं। हमें कितना भी टर्म पूछा जा सकता है। जैसे अगर बोला रहेगा 2x प्लस 3y का पावर इज 21, अब पावर 21 है तो इसमें टोटल टर्म्स कितने रहेंगे, 22 रहेंगे। और आपको बोला रहेगा फाइंड एक्सपेंशन के अंदर फाइंड 16th टर्म। आपको पूरा एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला, आपको सिर्फ 16th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला। दिस इज जस्ट लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज का जनरल टर्म, याद आ रहा है, अगर कोई अगर प्रैक्टिस अगर किया रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम जनरल टर्म निकालते थे। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन में अब जनरल टर्म निकालते कैसे वो सीखेंगे। ये समझ में आ रहा है, वो एक पार्ट देखेंगे। एंड हमें हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां पर मिलता है, कॉम्बिनेशन में पता है, वो तो सेंटर पे ही मिलता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जनरल टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स। तो हेडिंग डालो, जनरल टर्म and middle terms of binomial expansion। अब जस्ट ऑब्जर्व करो, यहां पर हमें क्या पता है, x प्लस a का पावर n जब रहता है, इसका अगर हम एक्सपेंशन अगर करने के लिए जाएंगे, हमारा फॉर्मूला जिस तरीके से हम r इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, हमारा पहला टर्म क्या रहेगा, nc0। और ये जो पहला रहता है इसका हाईएस्ट पावर x टू द पावर n, और ये जो n वाला रहता है उसका पावर वही रहेगा जो यहाँ पर c का बेस है, जो r का वैल्यू है वही सेकंड का पावर है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, nc1 x का पावर n माइनस 1 और a का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर इन दोनों का डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म रहेगा इसका पावर ये रहेगा लाइक दिस। नेक्स्ट टर्म
NC3, ये दोनों का डिफरेंस रहेगा पहले टर्म का पावर, दैट इज n-3, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो रहेगा सेकंड टर्म का पावर। इस तरीके से अगर आप पावर में अगर कंफ्यूज हो रहे तो दो ही है, पहला सीधा डिफरेंस लेना एंड सो ऑन जाएगा ये अप टू कहां तक, NCN, x का पावर 0 रहेगा और a का पावर n रहेगा, कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहने वाले हमारे, n+1 टर्म्स रहने वाले हैं। ये ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करो, फिलहाल लिखने के लिए टाइम दूंगा। पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म हमें कब मिला, व्हेन r इज इक्वल टू 0 पुट किया। सेकंड टर्म r इज इक्वल टू 1 पुट किया। थर्ड टर्म r इज इक्वल टू 2 पुट किया। n+1th टर्म जब हमने r इज इक्वल टू n पुट किया, तो हमें पता क्या चलता है, जब हम r इज इक्वल टू जो भी पुट करते हैं उसमें +1th टर्म मिलता है, राइट। 0 पुट किया तो फर्स्ट मिलेगा 0+1, इस तरीके से। इसलिए अगर हम यहाँ पर जनरल टर्म अगर बोलना चाहिए, ये इसके ऊपर ऑब्जर्व करने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं, r+1th टर्म मिलता है। अगर मैंने r रखा वैल्यू तो मुझे r+1th टर्म मिलता है। हमारा एक ऑब्जर्वेशन लिखा था हमने, 5th था शायद स्टेटमेंट में, 5th या 6th ऑब्जर्वेशन, देखो क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 4th वाला, for x plus a to the power n, NCR is a binomial coefficient of r+1th term। वो जो स्टेटमेंट है उसी को यूज कर रहे हैं हम फॉर क्रिएटिंग अ जनरल टर्म, और वो भी स्टेटमेंट हमने यही ऑब्जर्वेशन पे बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा कोई भी r+1th टर्म, r डाला वैल्यू, हमें r+1th टर्म मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे जाना है इस तरीके से। तो ये बन जाता है जी हमारा कौन सा वाला फॉर्म, दिस इज अवर जनरल टर्म। मेरे को अगर 1 चाहिए, यहाँ पर t1 चाहिए, तो मैं r इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। मुझे t2 चाहिए तो r इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। लाइकवाइज आपको जितना टर्म चाहिए -1 करके r पुट करना है, r का जो भी वैल्यू डालोगे +1 करके आपको टर्म मिलेगा। इस तरीके से याद रखना है, समझ में आया। तो हेडिंग अगर डाला रहेगा, ब्लू वाला पार्ट मत लिखना, जस्ट यहां से शुरुआत करो, सिंस यहां से इधर वाला ब्लू वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, वी हैव फर्स्ट टर्म एट r इज इक्वल टू 0, इसलिए बोला मत लिखो। सेकंड टर्म एट r इज इक्वल टू 1, and that is n+1th term at r is equal to n, NCN x to the power 0 a to the power n। तो हमने क्या देखा, r का जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं +1th टर्म मिल रहा है, 0 प्लस फर्स्ट टर्म 1 रखा तो 1+1 सेकंड टर्म। तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं, हेंस
r प्लस 1th टर्म, इसको हम सीधा क्या बोल सकते हैं, एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर एंड a का पावर r, हम ऐसा बोल सकते हैं r प्लस 1th टर्म को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब r प्लस 1th टर्म को कुछ इस तरीके से शो करेंगे, ऐसे। हम कैपिटल टी को सफिक्स लगाएंगे जी r प्लस 1, तो हमारा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, जब बन जाता है देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर ए का पावर r। अगेन ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सामने का समीशन वाला पार्ट हटा दिया ना, आपका r प्लस 1 टर्म, अगेन कोई अलग फॉर्मूला है क्या, वही है। जनरल टर्म समझ में आ गया एवरीवन, ठीक है। ऐसा ही सिंपल हमारा कौन से वाले टर्म्स रहेंगे जी, मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स क्यों बोला है, क्योंकि n इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे वो ऑब्जर्व करेंगे, दिस मिडल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन रिजेंबल विथ प्रॉपर्टी 6 ऑफ कॉम्बिनेशन, जो देखा था वहां पर भी हमने मिडल टर्म्स निकाले थे कॉम्बिनेशन में। कंपेयर करवाता हूँ, डोंट वरी, पहले ये नोट डाउन कर लो सारा। हो गया एंड तक। अब देखो कॉम्बिनेशन के अंदर हमने जो एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बोला था, एन के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने दो ही पॉसिबिलिटीज देखे थे, आइदर एन इज इवन और एन इज ऑड। जब इवन था हमारा तो सीधा एक मिडल टर्म मिलता था एट r इज इक्वल टू n बाई 2, क्योंकि देखो ना अगर n अगर इवन रहेगा r कितने वैल्यूज लेगा, n प्लस 1 वैल्यूज लेगा। इफ n इज इवन n प्लस 1 बिकम्स ऑड, और जो ऑड रहता है उसका सेंटर में एक ही टर्म रहता है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा। यहाँ पर जब n ऑड था तो इसका एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म, मतलब जो r रहेगा वो n प्लस 1 वैल्यूज लेगा, वो इवन वैल्यूज लेगा। तो जब ये इवनली बटेगा, लाइक 10 अगर 11 अगर रहेगा पावर, तो अब 12 वैल्यूज लेगा r। तो 12 को अगर आप बाइफरकेट अगर करते हो आपके दो हो जाते हैं, एक 6 हो जाता है और एक 7, लाइक 1 to 6 एक पार्ट हो जाता है एंड 7 to 12 दूसरा पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलते हैं, दैट्स वाई n माइनस 1/2 एंड r इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये हमने देखा था जी कॉम्बिनेशन के अंदर। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर आने वाला है, क्यों, क्योंकि भाई बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या यूज कर रहे हैं, थ्रू एंड थ्रू कॉम्बिनेशन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मिडल टर्म्स फाइंड आउट करेंगे वहां पर हमें कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी देखना रहेगा, बट यहाँ पर हम हमारा ऑब्जर्वेशन भी यूज करेंगे, लाइक फॉर x प्लस ए टू द पावर n। हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया था, अगर इसका इंडेक्स अगर n है तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, n प्लस 1 टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे,
फॉर n इज इवन, n अगर इवन रहेगा तो इसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन हैव n+1 टर्म्स, मतलब ये n+1 मतलब क्या रहेगा, अब ये ऑड रहेगा, ठीक है। n+1 टर्म्स दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो सेंटर पे कितने वैल्यूज आएंगे, एक आएगा या दो आएंगे, एक आएगा, ठीक है। और वो नंबर कौन सा रहेगा आपका, अगर टोटल n+1 टर्म्स है तो इसका हाफ आएगा। इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा n+1 टर्म्स को मैं अगर दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो मैं ऐसा बोल के चल सकता हूँ, अगर n अगर इवन रहेगा तो इट बिकम्स n/2 प्लस दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो यही होगा, बट हमें क्या करना पड़ता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, उसके हिसाब से आपको ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ ही जाते हैं। n की जगह पर हम एक वैल्यू पकड़ के चले फॉर n इवन, 4 पकड़ के चले, 4 पकड़ के चलता है। अब इसका पावर 4 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे, 5 रहेंगे, और इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं क्या है, x⁴ प्लस 4x³ a प्लस 6x² a² प्लस 4x³ प्लस a⁴ सेंट्रल टर्म देखो कहां पर मिला आपको, r इज इक्वल टू 2 पे, बट कितना टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन विल हैव n+1 टर्म्स दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, देन middle term will be at r is equal to n/2 plus 1, sorry, at r is equal to n/2, यहां पर मिलेगा आपको, हमारा n यहां पर क्या था, 4 था, r इज इक्वल टू n/2, मतलब r का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट करेंगे, हमें मिडल टर्म कहां पर मिला, r इज इक्वल टू 2 पर मिला, और r इज इक्वल टू ये अगर मिल रहा है तो ये कितना टर्म रहेगा, +1, समझ में आया। और सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे आप, जैसा n इज इक्वल टू इवन के लिए देखा वैसा ही देखेंगे हम n इज इक्वल टू ऑड के लिए, फॉर n इज इक्वल टू ऑड बाइनोमियल एक्सपेंशन have how many terms, n+1 terms, ब्लू कलर में दिख रहा है क्या एंड तक, n अगर ऑड रहेगा तो n+1 क्या रहेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर इवन टर्म्स रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो आपको सेंटर पे एक टर्म नहीं मिलेगा, आपको टोटल 2 टर्म्स मिलेंगे, देन middle terms will be at, इसको एक एग्जांपल के ऊपर अगर करेंगे तो जैसे इसको मैंने 3 पकड़ा, x³ 3x² a 3x² and finally a³ r is equal to 1 and r is equal to 3 whereas n is equal to 3, ठीक है। तो देखो हमें कहां पर मिला, r इज इक्वल टू n-1/2 पे एंड r इज इक्वल टू n+1/2 पे,
इसमें +1 करके अगर बोलेंगे तो ये अगर वैल्यू डालेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा जी, n+1/2 ये सफिक्स मिलेगा, एंड यहाँ पर कौन सा टर्म मिलेगा जी, t n+3/2। ये नीचे वाला पार्ट बस रेफरेंस के लिए बोला है, टर्म के रिस्पेक्ट में याद रखने के चक्कर में मत पढ़ो। किसके रिस्पेक्ट में याद रखो जी, आर का क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके साथ मेल खाता है, आपके कॉम्बिनेशन के साथ मेल खाता है। मिडल टर्म्स आर की वैल्यू पे मिलने वाला है, आर का वैल्यू जो भी आएगा +1th टर्म खत्म। क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी अगर रटते हो ना कि लाइक सर ये वाला और ये वाला टर्म लाइक टर्म रहेगा, ठीक है, आगे -1 करके आपको आर का वैल्यू तो निकालना ही है, डालना ही है, तो वापस से रिवर्स क्यों आना है, कॉम्बिनेशन में जो प्रॉपर्टी सीखा था वही रहेगा, ठीक है। n इवन तो n/2 पे, n ऑड रहेगा तो दो टर्म्स मिलेंगे, n-1/2 एंड n+1/2, ठीक है। इसके एग्जाम्पल करते हैं। Question: find general term and middle terms for following. First, x plus y का पावर 29, सेकेंड x² माइनस y का पावर 15। सीक्वेंस में जाना, जनरल टर्म सबसे पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि जनरल टर्म की वजह से आपको आर क्या रखना है वो समझ में आता है, और मिडल टर्म के लिए हमारे ये सीधा दो स्टेटमेंट्स को हम फॉलो कर सकते हैं, एन का वैल्यू इवन है या ऑड है उसके ऊपर। नेक्स्ट 3x माइनस 2y का पावर 18। जनरल टर्म के लिए सीधा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, उसके बगैर तो आता नहीं है। x प्लस वाई का पावर 29, तो बेसिकली हमारा n इज इक्वल टू क्या है, 29 है, ठीक है। तो ये सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन की जगह हम सीधा क्या बोलेंगे, r+1th टर्म क्या रहता है, tr+1 इज इक्वल टू ncr, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा 29cr इनटू फर्स्ट टर्म इज x का पावर 29 माइनस r एंड y का पावर क्या रहेगा, r रहेगा, बन गया आपका जनरल टर्म। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं जी, मिडल टर्म्स। अब यहाँ पर जो हमने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं मिडल टर्म्स के लिए, वहां पर हमें सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है, हमारा n का वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन इसका पावर 29 है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल 30 टर्म्स आएंगे, और कॉमन सेंस है 15वां और 16वां टर्म मिडल टर्म्स रहेंगे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स रहेंगे, 30 टर्म्स रहेंगे, तो हमारा मिडल टर्म क्या बनेगा जी, हमारा 15th एंड 16th टर्म विल बी मिडल
और जो भी टर्म का नंबर रहता है आर का वैल्यू उससे एक कम होता है, तो मतलब हमें क्या आर इज इक्वल टू 14 डालेंगे तभी तो 15th टर्म मिलेगा, और आर इज इक्वल टू 15 डालेंगे तो हमें 16th टर्म मिलेगा। बराबर है। अब हमारे स्टेटमेंट के थ्रू यही वैल्यू मिलती है क्या, देखो इफ n इज ऑड देन r हमें दो जगह पर मिलता है, r इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टू, तो 29 माइनस वन बाई टू है क्या ये 28 बाई टू, 29 प्लस वन बाई टू। समझ में आया बहुत इजीली। तो r इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 14 एंड 15 डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे इसके मिडल टर्म्स। अब यही r के वैल्यूज हम कहां पर डालेंगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मेट में डालेंगे, जनरल टर्म में डालेंगे। समझ में आया। सो ये टर्म एट r इज इक्वल टू 14 क्या हो जाएगा जी, t15 इज इक्वल टू 29c 14 x का पावर 15 y का पावर 14। ये आपका बन जाएगा फर्स्ट मिडल टर्म। सेकंड मिडल टर्म r इज इक्वल टू 15 डालेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, 16th टर्म 29c 15 x का पावर 14 एंड y का पावर 15। These two are our middle terms. Everyone got it? नेक्स्ट दोनों के लिए कर सकते हो, बहुत इजी है। Find T10 for 2x square plus 1 upon x का पावर 12। Find T9 for x by a minus 3a upon x का पावर 30। सेकेंड वाला आया जनरल टर्म, हमारा जनरल टर्म का सीधा फॉर्मूला हमारा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन का वैल्यू क्या है 15 है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे जी 15 सी आर इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर का पावर क्या रहेगा 15 माइनस आर इंटू अब यहां पर हम क्या लेंगे माइनस वाई। समझ में आया, माइनस वाई आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा जी आपका माइनस वाई का पावर आर। इसको चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हो, माइनस वाई को मैंने लिखा जी माइनस वन का पावर आर इंटू वाई का पावर आर, ऐसा भी कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म के लिए माइनस वन को हम आगे लेकर आएंगे। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ, माइनस वन का पावर आर मल्टीप्लाइड विथ 15 सी आर इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर का पावर 15 माइनस आर, तो ये क्या होगा 2 इंटू 15 माइनस आर होगा, तो वो भी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का पावर 30 माइनस 2r इंटू वाई का पावर r। नाउ दिस बिकम्स योर जनरल फॉर्म। सिर्फ ये लिख के काम नहीं होता, ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है इस तरीके से। ये समझ में आया। अब
हमें क्या निकालनी है, इसके मिडल टर्म्स। हमें ध्यान क्या देना है, हमारा n इवन है या ऑड है उसके ऊपर ध्यान देना। हमारा यहाँ पर n ऑड है तो इसके मिडल टर्म्स कितने आने वाले हैं, 2 टर्म्स आएंगे। कहाँ पर मिलते हैं जी, r इज इक्वल टू n माइनस 1/2 पे एंड n प्लस 1/2 पे। n माइनस 1/2 मतलब r का वैल्यू क्या मिलेगा, 7 एंड ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 8। अब ये जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है ना, उसमें ही आपको r का ये वैल्यू पुट करना है, आपको मिडल टर्म्स मिल जाएंगे। अब देखो r इज इक्वल टू 7 तो ये -1 हो जाएगा, ऑड, -1 का ऑड पावर निगेटिव होता है, बराबर है। 15c7 इंटू x का पावर 2r मतलब 14 हो जाएगा, 30 माइनस 14 16, तो x का पावर 16 एंड y का पावर ऑब्वियसली 7। तो आपको देखो r इज इक्वल टू 7 मतलब यहाँ पर मिडल टर्म कौन से रहेंगे, t8 एंड t9 रहेंगे। पहला मिलेगा जी आपको निगेटिव 15c7 x का पावर 16 और y का पावर 7, और t9 मिलेगा जी आपको प्लस 15c8 इंटू x का पावर अब 14 एंड y का पावर 8। सबको यही मिला, मिडल टर्म सेकंड के लिए। थर्ड हुआ किसी का, तो चल रहा है, वेद हो गया। TR plus 1 general term for this becomes 18CR multiply with 3x का पावर 18 माइनस R एंड माइनस 2y का पावर R। कुछ इस तरीके से आपकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई करेंगे 18CR। अब ये 3x मतलब क्या रहता है, 3 का भी पावर रहेगा ये और x का भी पावर यही रहेगा। आपको इसको सेपरेट करना इसेंशियल रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं करना चाहते हो तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। तो सामने यहाँ पर माइनस साइन तो अलग करना ही पड़ेगा, तो -1 का पावर r कर दिया, 3x का पावर 18 माइनस r एंड 2y का पावर r। यहाँ तक भी अगर ले लिया तो भी इनफ हो जाता है। ये बन जाता है जी हमारा जनरल टर्म। अब यहाँ पर मिडल टर्म निकालना है। n का वैल्यू इवन है तो r का कौन से वैल्यू पे हमें मिलेगा, हाईएस्ट, n/2 एक ही मिलेगा। क्योंकि देखो ना इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स रहेंगे, 19। अगर 19 टर्म्स है, पहले वाले 9 और बाद वाले 9, 9 और 9 18, तो बीच में एक ही टर्म रहेगा, एक ही टर्म मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, r इज इक्वल टू n/2 पे। तो हमें n/2 मतलब 9 पे, 9 पे हमें कितना टर्म मिलता है, 10th टर्म मिलता है। तो t10 बिकम्स, अब देखो r का वैल्यू 9 डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव मिलेगा, 18c9, 3x का पावर 9 और यहाँ पर 2y का पावर भी 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -18c9 ठीक है, नहीं किया तो भी चलता है। राइट हैंड साइड पे 3 क्वेश्चंस हैं। देखो वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, वहां पर आपको जनरल टर्म भी नहीं करना है, जनरल टर्म वाला सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाएगा, आपका ये जो भी सफिक्स है उसको क्या पकड़ना है, सीधा r+1, आपको r का वैल्यू मिलेगा और यही r का वैल्यू हम सीधा फॉर्मूले में डालेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या है, NCR जो भी पहला टर्म है उसका पावर n-r, जो भी सेकंड टर्म है उसका पावर r। सीधा इस तरीके से फॉर्मूला फॉलो करना है।
वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म फॉर गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें 10th टर्म फाइंड आउट अगर करना रहेगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, अगर 10th टर्म है, हमें 10th टर्म कहां पर मिलती है, एट r इज इक्वल टू 9 पे मिलने वाली है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें n क्या गिवन है जी, n इज इक्वल टू 12, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 मिलने वाले, तो ऑब्वियसली 10वां टर्म फाइंड आउट करना पॉसिबल है। r इज इक्वल टू सीधा 9 पुट करेंगे कौन से वाले फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एनसीआर 2x स्क्वायर का पावर n माइनस आर एंड 1/x का पावर r, n की जगह 12 पुट करो, r की जगह 9 पुट करना है, तो 10th टर्म इज इक्वल टू 12c9 इंटू 2x स्क्वायर का पावर 12 माइनस 9 मतलब 3 आएगा, और यहाँ पर 1/x का पावर आएगा 9। अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 12c9 2⁻3। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर का पावर 3 मतलब ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/x टू द पावर 9, नीचे क्यूब बचेगा बस। ठीक है, नीचे सिर्फ आपका क्यूब बचेगा, तो t10 इज इक्वल टू 12c9 भी कैलकुलेट कर लो लगे हाथ, 12 इंटू 11 इंटू 10/3 फैक्टोरियल, 3 2 6 2 220, ये आएगा इसका वैल्यू, 2 क्यूब इज 8, और ये अब हमारा क्या बचा था जी 1/x क्यूब, 220 इंटू 8 1760/x क्यूब। दिस इज अवर 10th टर्म। देखो अगले वाले सेम अप्रोच है, आपको क्विकली कैसे जाना है, पहले पावर के ऊपर ध्यान दो। ये अगर 13 है तो इसके अंदर टोटल 14 टर्म्स रहने वाला है, तो हमें कौन सा फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 9th टर्म। 9th टर्म हमें कहां पर मिलेगा, एट r इज इक्वल टू 8 मिलेगा, सीधा n इज इक्वल टू 13, r इज इक्वल टू 8, सीधा फॉर्मूले में डाल देना। T9 will be available at r is equal to 8, where हमें अब n is equal to क्या दिया है जी, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सीधा फॉर्मूला लगेगा जी NCR, पहले टर्म का पावर n माइनस आर और सेकंड टर्म का पावर r। तो T9 will be 13c8 into फर्स्ट टर्म इज x by a का पावर 13 minus 8 that is 5 into minus of 3a upon x का पावर 8। अब देखो माइनस का पावर इवन है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो T9 becomes 13c8 into x to the power 5 ऊपर, a to the power 5 नीचे, यहाँ पर देखो क्या हो जाता है 3a to the power 8 और यहाँ पर x to the power 8। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर क्या होगा आपका, नीचे सिर्फ x क्यूब बचेगा। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया जी, 3 to the power 8 एंड a to the power 8 अलग अलग कर दो, तो अब इसके साथ एक कैंसिल होके ऊपर सिर्फ अब क्या बचेगा, a क्यूब बचेगा। तो आपका 9th टर्म हो जाता है जी 13c8 इंटू 3 to the power 8 इंटू a क्यूब अपॉन x क्यूब। नेक्स्ट वाला सिमिलरली क्विकली,
हमें T6 फाइंड आउट करना है, तो भाई T6 हमें कहां पर मिलता है? एट R इज इक्वल टू 5 पे मिलेगा। और हमारे गिवन क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है जी? 9 है गिवन। तो सीधा यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, T6 इज इक्वल टू 9C5 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4x² अपॉन a क्यूब का पावर 4 इंटू सेकेंड टर्म इज 5a² अपॉन 2x का पावर 5। 9C5 अलग अलग कर दो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स को। यहाँ पर 4 टू द पावर 4 बचेगा, देखो यहाँ से। यहाँ पर 5 टू द पावर 5 ही आने वाला है यहाँ से, और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 ही आने वाला है। समझ में आया? कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लिया है, अब सिर्फ बाकी के साथ खेलना है। वेरिएबल्स को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। x² का पावर 4 x टू द पावर 8 हो जाएगा। a क्यूब का पावर 4 मतलब यहाँ पर a टू द पावर 12 हो जाएगा। यहाँ पर a² का पावर 5 मतलब यहाँ पर a टू द पावर 10, और नीचे x टू द पावर 5 रहेगा। यू विल फाइंड आउट, आपका काटाकाटी का गेम सिर्फ इधर ही होने वाला है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए वेरिएबल्स को अलग किया। तो T6 यहाँ पर आपको मिलेगा जी 9C5 4 टू द पावर 5 यहाँ, 5 टू द पावर 5 यहाँ, 2 टू द पावर 5 नीचे। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता है। मैं अगर 4 को अगर 2 का स्क्वायर अगर बोला तो मैं 4 को 2 स्क्वायर का पावर 4 बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या किया? मतलब ये बन जाएगा जी आपका 2 टू द पावर 8। तो ऊपर अब सिर्फ बचेगा 2 क्यूब, और यहाँ पर ऊपर बचेगा x का पावर 3, और यहाँ पर नीचे बचेगा a का पावर 2 x क्यूब अपॉन a²। सिंप्लीफाई करेंगे, T6 इज इक्वल टू 9C5 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू x क्यूब अपॉन a²। अब यहाँ पर अगर आप वेरिएबल्स को अगर अलग रखते हो तो ये जो बाकी का पूरा कांस्टेंट है ना, इसको हम क्या बुलाते हैं आपको पता है? दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आपको कई बार क्वेश्चन सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए भी बोले जा सकते हैं। मतलब आपको अगर बोला T9 फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 9th टर्म, तब आपको वेरिएबल्स को हटा कर देखना है बस। वैसा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मजा आने वाला है। वेट, क्वेश्चन को एक बार देखो तो। फॉर 2x² माइनस 3 अपॉन x का पावर 11 find coefficient of x to the power 10। कम होगा x to the power 13 and x to the power 4। क्वेश्चन को थोड़ा इंक्रीज किया। फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power 10, x to the power 13 and x to the power 4। ठीक है, अब आपको कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला। आपको r का वैल्यू पता चलेगा क्या यहाँ पर? नहीं।
अगेन यहां पर आपको हिंट देता हूं, आपको कौन हेल्प करेगा? जनरल टर्म हेल्प करने वाला है, तो सीधा जनरल टर्म लिख दो जी। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या है हमारा? यहां पर हिसाब से देखें तो 11 सी आर, एन का वैल्यू इज 11, 11 सी आर इंटू फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर, इसका पावर क्या रहेगा आपका 11 माइनस आर रहेगा, इंटू माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स का पावर आर रहेगा। और जो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे ना, वेरिएबल्स को अलग एंड कांस्टेंट्स को अलग, वही करना है वाला। करो परफॉर्म। माइनस साइन को भी अलग कर दो। देखो यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले -1 का पावर आर कर दिया, यहाँ पर 11 सी आर रख लिया। यहाँ पर देखो 2 का पावर भी 11 माइनस आर के टर्म में, ठीक है। तो 2 का पावर 11 माइनस आर, यहाँ पर 3 का पावर आर, कॉन्स्टेंट सारे आ गए। अब आपके वेरिएबल्स ब्रैकेट में रखना प्लीज। एक्स स्क्वायर का पावर 11 माइनस आर, तो मतलब ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का पावर 22 माइनस 2r, अगेन मल्टीप्लीकेशन में है। 1 अपॉन एक्स का पावर आर मतलब एक्स का पावर माइनस आर, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन एक्स इज नथिंग बट एक्स का पावर -1, तो एक्स का पावर -1 का पावर आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का पावर माइनस आर। अब देखो बेस अगर सेम रहेगा तो इनके पावर्स का सीधा क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो एडिशन करेंगे तो देखो आप सिंप्लीफाई करो इसको अगेन, जस्ट 11 सी आर, 2 का पावर 11 माइनस आर, 3 का पावर आर, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक्स का पावर 22 माइनस 3r। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो भी फाइंड आउट करना है ना, ये उसके साथ मैच करना है। फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, फॉर x टू द पावर 10, ये वैल्यू जब मैच करेगा आपको ये कोएफिशिएंट मिल जाएगा, राइट। आपको वेरिएबल का ही कोएफिशिएंट ढूंढना है ना, तो अगर आपका वेरिएबल अगर मिल गया आपको कोएफिशिएंट भी मिल जाएगा। अगर मुझे x टू द पावर 10 का अगर कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये जो वैल्यू है व्हाट, x टू द पावर 22 माइनस 3r, ये किसके बराबर होना चाहिए, x टू द पावर 10 होना चाहिए। तो फॉर x टू द पावर 10 हम सीधा क्या बोलेंगे जी, x टू द पावर 22 माइनस 3r, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ये दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 3r, तो 3r का वैल्यू क्या मिलेगा जी, 22 माइनस 10, r का वैल्यू 12 अपॉन 3, r इज इक्वल टू 4 मिला। अब यही r इज इक्वल टू 4 हम कहां पर डालेंगे, यहां पर डालेंगे, तो हमें अब कौन मिलेगा, कोएफिशिएंट मिलेगा। r इज इक्वल टू 4 अगर डाला, देखो -1 का पावर r मतलब -1 का पावर 4, 11c 4 इंटू 2 का पावर 7, 3 का पावर 4, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। हमें नेक्स्ट क्या पूछा है जी, 13 के लिए भी पूछा है एज वेल एज 4 के लिए भी पूछा है। सिमिलरली हम जाएंगे जी फॉर x टू द पावर 13, हम सीधा क्या बोलेंगे, x टू द पावर 22 माइनस 3r के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ये होना चाहिए अगर कोएफिशिएंट मिलना चाहिए तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 13। r का वैल्यू क्या मिलता है जी आपको, 5 मिला क्या, नहीं 3 मिला, 3 मिला, 22 माइनस 13 9, 9 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू 3 मिलेगा। r इज इक्वल टू 3 डालोगे तो देखो आपको कोएफिशिएंट क्या मिलता है, -1 का पावर 3, 11c 3, 2 टू द पावर 8 एंड 3 टू द पावर 3। अब x टू द पावर 4 के लिए r का वैल्यू 6 मिलना चाहिए, तो we got this at r is equal to 4, we got this at r is equal to 3 and this at r is equal to 6। समझ में आ रहा है, जनरल टर्म
एक अकेला फॉर्मूला सारे काम करवाता है, हमें बस रिलेट करना आना चाहिए। हो गया है नोट डाउन? फॉर 1 + 2x का पावर 6 इंटू 3x + 2 का पावर 5 फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6। देखो ये दो बाइनोमियल एक साथ है, इनका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। आपको दोनों का जनरल टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक का एक्सपेंशन करके काम होगा क्या? नहीं, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ दिस मल्टीप्लाई विथ जनरल टर्म ऑफ दिस, ये परफॉर्म करेंगे। प्रीवियस में जो करते थे वही, अब बस थोड़ा सा दो बाइनोमियल करेंगे। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा जी हमारा, टी आर प्लस वन, दिस क्या बनेगा हमारा 6CR इंटू फर्स्ट टर्म का पावर, पहला टर्म तो 1 है, 1 का पावर कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता। 2x का पावर क्या रहेगा, 2x का पावर r रहेगा, ये रहेगा जी इसका जनरल टर्म। नेक्स्ट इसके लिए हमारा जनरल टर्म क्या रहेगा जी, सेकंड वाले का 5CR इंटू 3x का पावर 5 माइनस r इंटू 2 का पावर r। अब सिंपल काम, आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट को सेपरेट सेपरेट करना है। ऊपर वेरिएबल को अगर बाजू करेंगे तो देखो क्या मिलता है, 6CR इंटू 2 टू द पावर r, ब्रैकेट के अंदर लिखा जी हमने x का पावर r, यहाँ पर 5CR 3 का पावर 5 माइनस r 2 का पावर r, ब्रैकेट के अंदर x का पावर 5 माइनस r। इसको क्रॉस चेकिंग के लिए क्रिएट करके रखते हैं 1 + 2x का पावर 6, मतलब मेरा क्या आएगा उस हिसाब से 6C0 इंटू 1 इंटू 2x का पावर भी 0, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही आएगा, प्लस 6C1 इट्स 6, 1 का पावर 1 2x, नेक्स्ट 6 is this, तो 15 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8x क्यूब प्लस 15 इंटू 16x टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 32x टू द पावर 5 एंड फाइनली 64x टू द पावर 6।
ये हमारा पहले वाले का एक्सपेंशन बनेगा अगर हम ईच एंड इंडिविजुअल देखेंगे तो। हमारा जो नेक्स्ट वाला है दैट इज 3x प्लस 2 का पावर 5, इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा? 5c 0 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 3x का पावर 5, 3x का पावर 5 मतलब 243 x to the power 5 plus 5c1 is 5 multiplied with 3x का power 4 that is 81 x to the power 4 into 2 plus 5c2 is 10 बनेगा आपका 27x क्यूब इंटू 4 प्लस 10 9x स्क्वायर इंटू 8 प्लस 5 multiplied with 3x and 16 and finally 32। अभी ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। हम जानते हैं जब भी आपका कोई भी वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनके पावर्स का क्या होता है? एडिशन होता है। तो हमें एक्चुअली सीधा पेयर बनाकर देखना रहेगा। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x टू द पावर 6 का भी अवेलेबल है क्या? है ही नहीं, तो 16 टर्म तो आएगा ही नहीं। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है क्या? है ना, 32। तो यहाँ का x टू द पावर 6 जब यहाँ के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक x टू द पावर 6 वाला टर्म मिलेगा। यहाँ का x टू द पावर 5 जब यहाँ के x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तब भी हमें x टू द पावर 6 मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ का पावर 4 यहाँ के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा लाइकवाइज। तो देखो यहाँ पर हमें r इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 6 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर हम r इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं। तो ये वाले फॉर्मेट से अगर जाएंगे ना तो अटक जाता है। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरल टर्म तो आपको हर एक टर्म कैलकुलेट करने की, ये मैंने क्यों लिखा, मैंने r का वैल्यू लिखते गए और मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू सीधा एक्सपेंशन लिखा। ठीक है, तो x टू द पावर 6 हमें कैसे मिलेगा समझ में आ गया। हम पहले एक्सपेंशन में पावर 6 अगर पकड़ेंगे तो यहाँ का हमें पावर 0 पकड़ना पड़ेगा, दैट इज आवर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपका ये लास्ट टर्म यहाँ के लास्ट टर्म से x टू द पावर 6 देगा, 5 वाला x के साथ करेगा तो 4 वाला 2 के साथ करेगा तो एंड सो ऑन। यहाँ पर जब सिंगल टर्म रहेगा तो ये x टू द पावर 5 के साथ, ठीक है, तब मिलेगा। तो हम सीधा क्या प्रोवाइड करेंगे जी, इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड जस्ट एडिशन करते हुए चलेंगे। ये क्लियर है? तो सॉल्यूशन लिखते टाइम हम सबसे पहले इन दोनों का इंडिविजुअल एक्सपेंशन लिखेंगे, पहले वो नोट डाउन कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इज इक्वल टू, पहले ये दोनों को लिखना, उसके बाद वहां पर जाना है। और जो मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला है वो स्टेटमेंट में हम लिख नहीं सकते, बस देख सकते हैं। अगर हमें x टू द पावर 6 चाहिए तो भाई 6 वाले पावर और कांस्टेंट यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर 7 अगर पूछा जाता तो क्या, यहाँ का अगर पावर 6 लिया तो यहाँ का हमें पावर 1 लेना पड़ता है एंड सो ऑन। तो यहाँ का x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो जी। अगर मैंने यहाँ पर x टू द पावर 6 माइनस r का कोएफिशिएंट अगर पकड़ा
64 multiplied with 32 प्लस x to the power 5 का कोएफिशिएंट इंटू x का कोएफिशिएंट 6 इंटू 32 कितना आता है 6 इंटू 32 192 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 3 240 प्लस x to the power 4 multiplied with x square 10 into 9 into 8 720 multiplied with यहाँ पर 15 into 16 ये कितना आता है 15 into 16 210 240 आता है। नेक्स्ट एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब यहाँ पर 20 इंटू 8 160 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर 27 इंटू 4 108 मल्टीप्लाइड विथ 10 1080 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स टू द पावर 4 15 इंटू 4 60 और यहाँ पर 810 60 मल्टीप्लाइड विथ 810 प्लस यहाँ पर x का पावर विथ x टू द पावर 5 6 टू द 12 12 टाइम्स ऑफ 243 so this is our coefficient of x square। अगेन यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस करते हैं इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये एनडीए में नहीं आता है, ठीक है। बट हम ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं सो दैट आपको 11 12 के लिए भी कैसा अप्रोच होना चाहिए समझ में आना चाहिए। सब्जेक्टिव में स्लो स्पीड होता है, आपको हर एक डिटेल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बोलो तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे x पावर 5 x पावर 6 आ रही है। बट दोनों जगह पर r का वैल्यू अलग अलग रहता है ना, इशू ये रहता है। अगर यहाँ पर दोनों का पावर अगर सेम रहता है ना, मतलब अगर ये ऐसा अगर रहता मतलब वो भी 6 और ये भी 6, ठीक है, तो देखना दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम रहेंगे, तो r इज इक्वल टू 0 पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जनरल टर्म को दोनों को जस्टिफाई कर सकते हैं अगर दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम रहेंगे तो। लाइक ऊपर वाले के लिए अगर मैं r इज इक्वल टू 6 रखा, नीचे वाले के लिए पॉसिबल था क्या पहले, यहाँ पर अगर 5 था ना शुरुआत में क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने r इज इक्वल टू 6 हो सकता है, बट यहाँ पर r इज इक्वल टू 6 हो सकता है क्या, नहीं, तो सेम पावर्स रहेंगे तब हम ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन हमें वो जनरल टर्म मिलेगा, वहां पर भी हमें r के अलग अलग वैल्यूज डालने ही पड़ेंगे। उससे बेटर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंशन अगर नजरों के सामने रखेंगे तो भी रिलेट करना इजी हो जाता है, ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूं मैं भाई, आपको डबल हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई किया, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो वाला पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज किया डिपेंडिंग ऑन व्हाट जो हमें ऑलरेडी पता है। अगर ये दोनों पार्ट का अगर प्रोडक्ट हो रहा है x टू द पावर 6 का, आपको कोई भी पार्ट पूछा जाए, अगर पूछा जाता है x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट अगर निकालना है, अगर आपने अगर ऑलरेडी इन दोनों के एक्सपेंशंस बना के रखे x टू द पावर 10, मतलब क्या रहेगा x टू द पावर 6 जब x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो मिलेगा पावर 10। आप सिर्फ उनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर x टू द पावर 5 है तो ये x टू द पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करता तब भी मिलता है x टू द पावर 10, अदरवाइज मिलता क्या नहीं। तो ये एक्सपेंशन करने की वजह से आप ईच एंड इंडिविजुअल टर्म का रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आज यहीं पर रुकेंगे। फॉर 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x का पावर 15 फाइंड टर्म independent of
x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्या है? हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं? हम कांस्टेंट की बात, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब यहाँ पर बेसिकली x का पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? इसका जनरल टर्म। अगेन वेरिएबल को सेपरेट करो, जैसे हमने x टू द पावर 10, 13, 4 के लिए किया था, सेम चीज, बस वहां पर x टू द पावर 10, 4, 13 के लिए कर रहे थे, अब यहाँ पर आप x टू द पावर 0 के लिए करने वाले हो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 15 है, तो 15 सी आर इंटू फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर, इसका पावर क्या रहेगा जी? 15 माइनस आर, इंटू नेक्स्ट टर्म इज 3 अपॉन x, इसका पावर रहेगा जी r। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को आप सेपरेट करो, देखो क्या मिलता है आपको? 15 सी आर, यहाँ पर 2 का पावर 15 माइनस आर, यहाँ पर 3 का पावर r, एक्स स्क्वायर का पावर 15 माइनस आर, मतलब ये बन जाता है जी एक्स टू द पावर 30 माइनस 2r मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर एक्स का पावर माइनस आर। कॉन्स्टेंट्स को मर्ज करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है यहाँ पर नीचे? एक्स का पावर 30 माइनस 3r, ये वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट इज दिस। अब आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x का पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर सीधा x का पावर क्या कर दो? 0 कर दो। x का पावर 0 करना है, मतलब हम सीधा इसको इक्वल टू 1 पकड़, वेरिएबल 1 रहेगा, तभी तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। ठीक है, ये अगर इक्वल टू 1 रहेगा मतलब ये x का पावर 0 होना चाहिए, तो हम सीधा क्या बोलेंगे? 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो 3r इज इक्वल टू 30, तो r का वैल्यू क्या मिला जी हमें? 10 मिला। अब यही r इज इक्वल टू 10 हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे बचे वाले पार्ट में। r इज इक्वल टू 10, तो 15 c 10 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 10। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये पूरा मगजमारी में हमें क्या फाइंड आउट करना था? r का वैल्यू 10 करना था, मतलब r का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था। और एक बार r का वैल्यू अगर मिल गया तो आप सीधा किस में पुट कर रहे हो? जनरल टर्म वाले क्वेश्चन में, पार्ट में। ये क्लियर है? इसके ऊपर ना इंडिया में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। बट अगेन इसके ऊपर ध्यान देना, इसमें कैसा होना चाहिए? काटने वाली जगह पर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म में अगर न्यूमरेटर में है x, तो सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब भी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये समझ में आ रहा है? फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फॉर फॉलोइंग, ये होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब पावर 20। नेक्स्ट 4 अपॉन y प्लस 6y क्यूब इसका पावर 12।
√x/3 -4/x² का पावर 10। एक और फाइनल, x²/2 -3/x³ पावर 15। आपको इन सब में क्या करना है जी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और हर जगह पर आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, एक ही टर्म मिलने वाला है। मतलब बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी जगह पर कांस्टेंट फाइंड आउट करना है जनरल टर्म की मदद से, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, फॉर फाइंडिंग आउट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपको क्या पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। और जैसे r पता चलेगा आप इसको किस में डाल दोगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मेट में, ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी काफी सही है, मतलब आप ये सारा का सारा चक्कर कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा ट्रिक, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर अच्छे से आता है तो। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है, नीचे है। मैंने क्या बोला, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ऊपर नीचे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक जगह पर न्यूमरेटर में है तो दूसरी जगह पर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब भी हमें क्या मिलेगा जी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सबसे पहले ये देखना चाहिए आपको, हर देखो हर क्वेश्चन में वैसा ही है। इधर अगर वेरिएबल ऊपर है तो नेक्स्ट में नीचे, इधर अगर नीचे तो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे, एंड सो ऑन। ये क्लियर है, पहला ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इनके पावर के ऊपर फोकस करो। आपको r का वैल्यू अगर क्विकली फाइंड आउट करना है तो ये बहुत सही तरीका है, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। दूसरी जगह पर x का पावर क्या है, 1। ये रेशियो पकड़ के चलो, 2:1। ये 15 जो है पावर, इसको 2:1 में अगर करेंगे, 15 का 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, क्या होगा, इधर 10 और उधर 5 मिलेगा। इधर 10 और उधर 5 ना, तो 0 से 10 आगे जाओ या फिर 15 से 5 पीछे आओ। r का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसके ऊपर आपको सेम पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। हमारा कल बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। कल हम क्या देखेंगे जी, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। लाइक पता होना चाहिए ना, लाइक पीएनसीक्यूसी के हमने लाइव एग्जांपल्स भी देखे थे, उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स के साथ काम किया है, बट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ पर्टिकुलर रिलेशन देखे थे। लाइक हमने जो एक फाइनल प्रॉपर्टी बनाया था, ऑब्जर्वेशन, for 1 plus x to the power n, sum of all coefficients is 2 to the power n, and for 1 minus x it was sum was 0, ठीक है। ये रिलेशन क्या रहता है कोएफिशिएंट्स के अंदर, वो भी देखेंगे, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछे गए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही पूछा गया है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 और 13, अगेन आपको वही वाला पार्ट पूछा गया। तो व्हाट इज द रिलेशन, कैसे निकालना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।